गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि 72 मेंबर एनडीए मिनिस्ट्री के द्वारा ओथ ऑफ ऑफिस ली गई है। मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दरअसल में ना अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान की, तो एक ना 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2003 के अंदर, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि आप कितने मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, इसके ऊपर एक लिमिट लगा दी गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आपके पार्लियामेंट की, तो यहां पर क्या हो सकता है ना कि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ होती है उसका मैक्सिमम 15% ही आपके मिनिस्टर्स बन सकते हैं। एंड इसमें सब इंक्लूड हो गए, आपके प्रधानमंत्री जी भी इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर हम बात करें पूरी स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने बनते हैं, वो टोटल आपके 81 ही हो सकते हैं। 81 से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है। और ये मैंने क्या कहा, दीज आर व्हाट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अंदर सब आ जाते हैं, जैसे आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गया, आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो गया, आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज हो गया, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो मैक्सिमम बन सकते हैं 81। आज के समय अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कल जो लोगों ने शपथ ली है, तो वहां पर टोटल 72 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस 72 मेंबर्स में से आप नोटिस कीजिएगा, तो 30 आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है, एंड बाकी 36 आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, देखो जो एनडीए सॉरी बीजेपी के जो साथी दल हैं, वहां पर भी आप नोटिस करोगे कि 30 में से 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट और जो उनके सपोर्टर्स जो दल हैं उनसे देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। दोस्तों, बाकी इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया डेफिनेटली जीत गई है, काफी क्लोज मैच था, ये चीज भी कल हुई। प्लस एट द सेम टाइम एक थोड़ी दुखद घटना जो हमें देखने को मिली है, वो है जम्मू से। देखो, दरअसल में श्रद्धालुओं की एक बस थी, वहां पर कुछ गनमैन के द्वारा जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर श्रद्धालुओं के इस बस के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें 8 श्रद्धालुओं की डेथ हो जाती है, प्लस 33 इंजर्ड हमें देखने को मिल जाएंगे। ये अपने आप में काफी देखो खराब चीज है, क्योंकि देखो सिक्योरिटी की कोशिश करी जा रही है समय समय के ऊपर, कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हम अपनी सिक्योरिटी को और बेहतर कर सकते हैं। तो बट सरकार का यही कहना है कि जो भी इसके पीछे होंगे, उनको यहाँ पे प्रॉपर पनिशमेंट दी जाएगी डेफिनेटली। दोस्तों, डेट है आज की 10 जून 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट। इसको एक बार समझते हैं। देखो, क्या आप लोग एंथ्रोपोसीन के बारे में जानते हो? आप लोगों ने ना ज्योग्राफी में इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। हर एक पीरियड, हर एक एपॉक का कुछ ना कुछ स्टोरी बताता है कि कैसे कुछ ना कुछ बदलाव आया, कैसे क्या चेंजेस आए। जैसे आप जुरासिक पीरियड के बारे में आप जानते होंगे, जहां आपको डायनासोर्स देखने को मिलते थे, राइट? तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इयॉन, एरा, पीरियड और इपॉक आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, जब मैंने वर्ड यूज कर दिया एंथ्रोपोसीन इपॉक, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम ह्यूमंस की तरफ आ गए हैं। क्या मतलब? देखो, एक्चुअल में ना क्या है, यहाँ पर हालांकि कंसेंसस नहीं है कि क्या एंथ्रोपोसेन इकॉप स्टार्ट हो गया या नहीं हो गया, बट फिर भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पिछले कुछ समय के अंदर आप नोटिस करोगे ना, तो ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से दुनिया भर में जो चेंजेस हैं वो बहुत बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ है, तब से हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे हमने ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें करी हैं। चाहे फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओशन एसिडिफिकेशन हो गया, सी लेवल राइज हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, हीट वेव्स हो गया, बायोस्फीयर का डिटोरेशन हो गया। ये सब चीजें पहले भी हो रही थी, पर जिस स्पीड से अब हो रही है ना, स्पेशली बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, तो काफी सारे इस तरह से आपके साइंटिफिक कम्युनिटी लोगों का कहना है कि एंथ्रोपोसेन इपोक स्टार्ट हो गया है। कुछ कहते हैं कि नहीं, अभी और एविडेंस चाहिए ताकि हम इस चीज को कह पाए। ठीक है, ये बात तो चलो हमें पता है। अब लोगों के अंदर इसमें अवेयरनेस भी तो क्रिएट करनी है कि भाई हम लोग कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन और बाकी तरह का पोल्यूशन कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं धरती का जो ओवरऑल इकोसिस्टम है उसमें हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ना इसके लिए एक प्रोग्राम है, एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट। क्या है? देखो, एक्चुअल में यहाँ पर पता क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आर्टिस्ट हैं वो साथ में मिलकर, या रिसर्चर्स हैं, ये साथ में मिलकर ना पेंटिंग्स हो गया और बाकी चीजें इस तरह से, फोटोज हो गया, उसके माध्यम से ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से
आपके पोल्यूशन की वजह से हेल्थ रिस्क लोगों को हो रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है, यानी कि अपने आर्ट के माध्यम से लोगों को समझाना कि पोल्यूशन का और जो बाकी हम चीजें कर रहे हैं उसका कैसे आपके लोगों को ऊपर नुकसान होता है। बेसिकली हमें दिखता नहीं है बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन, पर उसके हेल्थ इंपैक्ट डेफिनेटली लोगों के ऊपर विजिबल होते हैं। ये फोकस रहता है एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट का। थोड़ा और हम समझने की कोशिश करें तो इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था रॉबर्ट प्रिंस के द्वारा एंड साथ साथ फ्रांसिस पोप। ये एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और रॉबिन प्रिंस क्या थे, एक आर्टिस्ट है। अब इनके द्वारा यही था कि एयर पोल्यूशन को कैसे हम डिस्कशन का एक मुद्दा बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं एंड इसी प्रोजेक्ट को डिफरेंट और एजेंसीज के द्वारा भी यूज किया जाता है, जिसके आपका अंदर आपका कॉमनवेल्थ आ गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन आ गया, बाकी और चीजें भी आप यहाँ पे देख पाओगे। दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाता प्रथा के बारे में। देखो जब हम वर्ड यूज करते हैं ना नाता, कई बार हम इसको यूज करते हैं ना कि हमारा आपसे क्या नाता है। नाता मतलब रिश्ता ही होता है, राइट। तो एक्चुअल में ना नाता का मीनिंग तो रिलेशनशिप हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको एक और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये नाता प्रथा होती क्या है। देखो जैसे मान लो एक पर्सन ये रहा, एक पर्सन ये। अब इन दोनों की मान लो शादी होगी, ये हो गए हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है कि मान लो हस्बैंड और वाइफ की बने ना, कई बार लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है कुछ केसेस के अंदर, राइट। और जो महिला है वो विधवा होगी। अब ये हो सकता है जो महिला विधवा होगी अपने घर जाके अपने मायके जाके रहने लग जाए। ऐसे केसेस में ना एक प्रथा चलती है, उसका नाम है नाता प्रथा। वो पता क्या कहती है, ये प्रथा ये कहती है कि एक तीसरा पर्सन, ठीक है, ये पता क्या कर सकता है, ये इस महिला से शादी नहीं करेगा, पर महिला के साथ, महिला को अपने साथ ले जाएगा, उसके साथ वो रह सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसको शादी करने की जरूरत नहीं है इस महिला को, पर वो पर्सन के साथ, किसी तीसरे पर्सन के साथ रह सकती है। इसको बोला जाता है नाता प्रथा। पर ये तभी पॉसिबल है जब इस महिला की ऑलरेडी शादी हो रखी हो, ठीक है। या तो उसके अपने हस्बैंड से बनती ना हो, बिल्कुल लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हो, या फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो। ऐसे केस के अंदर शी कैन एक्चुअली मूव इन विद अदर पर्सन, वो किसी दूसरे पर्सन के साथ जाके रह सकती है। एक तरह का ये लिव इन रिलेशनशिप हुआ बिना शादी के। इस चीज को बोला जाता है नाता प्रथा। काफी सारी आपकी कम्युनिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके भील ट्राइब है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वहां पर ये अक्सर प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, मतलब कि कुछ केसेस में आप बोल सकते हो कि चलो ऐसा हो रहा है। प्लस एट द सेम टाइम ये जो मेल मेंबर है ना, इसको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। किसको? अगर उसका हस्बैंड जिंदा है तो उसको, अदरवाइज अगर ये अपने घर अपने मायके रह रही है अपने हस्बैंड की डेथ के केस के अंदर, तब उसकी फैमिली को यहाँ पे करना पड़ता है। पर अब पता क्या हो रहा है, इसको ना नाता प्रथा को थोड़ा गलत तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बोलोगे वो कैसे? एक्चुअल में अभी तक ये चल रहा था उन महिलाओं के साथ जिनकी शादी हो रखी है, पर अब ये ना अनमैरिड महिलाओं के साथ भी देखने को मिल रहा है। यानी कि मान लो कोई छोटी बच्ची है ना, उसकी शादी तो हुई नहीं, तो अपने घर रह रही है, तो एक ये भाई साहब आएंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है। ये भाई साहब उसकी फैमिली को बोलेंगे कि आप ना अपनी लड़की मुझे बेच दो, क्योंकि पैसे देने की तो बात थी ही। अब एक तरह से ना लड़कियों को खरीदारी करी जा रही है यहाँ पे, जो अपने आप में बहुत ही गलत चीज है। ये चीज यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस करी एंड इस वजह से इन्होंने नोटिस दिया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, बहुत सारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात की स्टेट्स को, कि भाई ये जो नाता प्रथा है जिसको गलत तरह से मिस यूज किया जा रहा है, ये चीज को आप रोकिए एंड इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए। तो एक तरह से ना बेचने की ही बात हो चुकी है यहाँ पे महिलाओं की, ठीक है। तो इसको बोला जाता है नाता प्रथा। जैसा मैंने आपको बताया, होता ये था कि मैरिड वुमेन के साथ लिव इन रिलेशनशिप ये अलाउ करता था, पर अब इस केस में क्या हो चुका है, अब बहुत सारे केसेस में बिना शादी के जो बच्चियां हैं उनको भी यहाँ पे इस नाता प्रथा के अंदर डाला जा रहा है। एक्चुअली बच्चियों को बेचने की ही बात यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो कोई फॉर्मल सेरेमनी की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, वो सामने वाला पर्सन उसके साथ रह सकता है बिना शादी की प्रथा को यूज किए हुए। तो पैसा यहाँ पे करना होता है उसकी जो फैमिली होती है। इसी पैसे को क्या बोलते हैं, ब्राइड प्राइस के नाम से जाना जाता है। ये पैसा कुछ हजार रुपए भी हो सकता है, कुछ लाखों तक भी यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हम व्हील्स के बारे में भी जान लेते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, स्पेशली मध्य प्रदेश के अंदर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन रीजन्स के अंदर भी आपको भील की अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है।
ये जो भील वर्ड आया दरअसल में वर्ड आया बिल्लू से, जिसका मतलब होता है बो। ये काफी अच्छे आर्चर्स होते हैं, वहीं से उनका नाम डिराइव होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। एनएचआरसी का ये कहना है कि जो भी इंडिविजुअल्स इसके अंदर इन्वॉल्व है ना, उनको प्रॉपर लॉस के अंदर यहाँ पे बुक किया जाना चाहिए, उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। बाकी देखो, क्योंकि छोटे बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, तो हमारा जो पॉक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, वो कहीं ना कहीं पिक्चर में अपने आप आ जाता है, जो महिलाओं को, जो बच्चियों को हेल्प करता है कैसे सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, इन सभी चीजों से बचने के अंदर। ठीक है, तो ये सारे केसेस को रजिस्टर करना चाहिए एंड एट द सेम टाइम लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए कि ये बातें ठीक नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरी के रिगार्डिंग। देखो, हम लोग ना बार बार आप लोगों के साथ रामसर साइट्स के बारे में चर्चा करते रहते हैं। अब इंडिया में अभी तक कितनी रामसर साइट्स थी? 80 रामसर साइट्स थी। अब इसमें 2 नई रामसर साइट्स ऐड हो चुकी हैं, तो अब टोटल नंबर 82 पहुंच चुका है। कौन सी है 81 और 82? एक है नागी बर्ड सेंचुरी और दूसरी है नागती बर्ड सेंचुरी। दोनों आपको बिहार के अंदर देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली ना दोनों बिल्कुल पास पास में ही है, बिल्कुल साथ साथ ही है, तो इसलिए नागी नागती इकट्ठा भी इनको बोल दिया जाता है। बाकी आप जानते हो, देखो जब हम बात करते हैं ना वेटलैंड की, तो वेटलैंड एक ऐसा रीजन होता है जो कि पानी के साथ कवर्ड रहता है, या तो पूरा टाइम या फिर सीजनल मैनर के अंदर। ये सॉल्टी भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, या दोनों के बीच में भी हमें देखने को मिल जाएगा। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि जो लो टाइड की डेप्थ होनी चाहिए वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी मैनग्रोव, कोई भी मार्शेस, कोई रिवर, लेक, डेल्टा, ये सब आपके वेटलैंड के अंदर ही आ जाते हैं। अर्थ की बात करें तो लगभग 6% अर्थ का सरफेस एरिया यह कवर करते हैं, पर 40% प्लांट एंड आपकी एनिमल स्पीशीज इनके अंदर हमें ब्रीड होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब इनकी कंजर्वेशन करना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ना 1971 के अंदर यूनेस्को के द्वारा एक रामसर कन्वेंशन को एस्टेब्लिश किया गया। दरअसल में ईरान के अंदर एक शहर का नाम है रामसर, जहां पर इस सिटी के अंदर इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। उसी सिटी के नाम के ऊपर ये रामसर कन्वेंशन बन जाती है। भारत की बात करें तो पहली जो हमारी यहाँ पे रामसर साइट थी, चिलिका लेक इन ओडिशा, एंड साथ साथ आपका जो कुलादो नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं, आप लार्जेस्ट रामसर साइट की बात करूं, तो आपको सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स जो आपको पता होने चाहिए। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इनके बारे में अब जान लेते हैं कि ये जो नई 2 बर्ड सेंचुरीज करी हैं बिहार के अंदर, वो क्या है। देखो, बिहार के अंदर एक पहले भी 2020 में कंवर लेक के नाम से जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती थी, वो बिहार की पहली रामसर साइट थी। अब ये एडिशंस इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। दुनिया भर में यूनाइटेड किंगडम के अंदर 175 रामसर साइट्स हैं, दूसरे नंबर पर मैक्सिको 144। इंडिया में आज के समय 82 रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं। इन दोनों बर्ड सेंचुरीज की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इसको एज अ बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1984 के अंदर। एक्चुअल में ना ये दोनों का इकट्ठा पता क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल पास में ही है, मतलब 5 किलोमीटर का ही फर्क है। मैंने देख रहा था मैप के ऊपर, तो बिल्कुल इसे साथ साथ वाला एरिया ही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो 791 और 333 हेक्टेयर के अंदर ये स्प्रेड आउट हैं इन द बिहार का जमुई जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये क्या है, दीज आर ह्यूमन मेड वेटलैंड्स। बेसिकली इनको इरिगेशन प्रोसेस के लिए स्टार्ट किया गया था, बट कहीं ना कहीं ओवर द टाइम काफी अच्छा यहाँ पे हमें स्पीशीज का पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन एलिफेंट जो कि एंडेंजर्ड है, एंड साथ साथ नेटिव कैश फिश जो वल्नरेबल आपको देखने को मिलती हैं, वो भी यहाँ पे आती हैं इन सेंचुरीज के रिगार्डिंग। प्लस यहाँ पर बर्ड्स आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। लगभग 20,000 बर्ड जो होते हैं ना, वो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। एंड साथ साथ अगर हम बात करें एशियाटिक वाइट वाटर बर्ड सेंसस 2023 की, तो यहाँ पर पाया गया है कि नागती बर्ड सेंचुरी की हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स जो हैं वो 7,844 है, एंड नागी बर्ड सेंचुरी के अंदर 6,938 बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स आपको यहाँ पे दोनों के बारे में पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के बारे में। देखो, एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना फार्मेसी की, तो इंडिया डेफिनेटली अच्छा काम करता है फार्मेसी के अंदर, पर हमारा ज्यादातर काम ना जेनरिक मेडिसिन के अंदर अच्छा रहता है, राइट। पर ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना आप जानते हो यार कि जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो एपीआई जिनको आप बोलते हैं, जो ड्रग का वो वाला कंपोनेंट होता है जो कहीं ना कहीं एक्टिव होता है, बेसिकली जो आपकी बीमारी को खत्म करने के अंदर रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये चाइना बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया भी ना काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एपीआई पार्क्स वगैरह हम बना रहे हैं, ताकि अपने यहाँ भी बहुत बढ़िया ढंग से ये चीज़ें हो पाए।
पर फिर भी हमारी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, और दुनिया की और कंट्रीज की भी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। एंड जब हमने देखा ना कोविड-19 पैंडेमिक, उस टाइम के ऊपर चाइना में बंद था, लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, तो उस समय बाकी पूरी कंट्रीज के अंदर काफी एक मेजर शॉर्टेज देखने को मिल गई एपीआईज की, राइट। अब ऐसी चीज दोबारा ना हो, ऐसा कुछ शॉर्टेज वगैरह ना हो, तो इसके लिए ना इंडिया, साउथ कोरिया, यूएसए, जापान एंड यूरोपियन यूनियन, इन सब ने मिलकर एक अलायंस बना लिया है जिसका नाम है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। दरअसल में ना कैलिफोर्निया, सैन डियागो कैलिफोर्निया के अंदर क्या हो रहा था, एक कन्वेंशन हो रही थी, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के अंदर पता क्या होता है, दुनिया की जो लार्जेस्ट बायो फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन यहाँ पे लगता है, उसी एग्जीबिशन के समय यहाँ पर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बना लिया गया। इन पांचों, मतलब 4 देश हैं यहाँ पे बेसिकली, इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस और जापान, और साथ-साथ एक यहाँ पे एक ग्रुपिंग आपको ईयू देखने को मिल जाएगी। फोकस यही है कि एक अच्छी सी प्रॉपर रिलायबल सप्लाई चेन हम यहाँ पे बिल्ड करें, आपस में अपनी पॉलिसीज़ को हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करें, रेगुलेशन करें, रिसर्च करें, ताकि ये जो डिपेंडेंस है ना हमारी चाइना के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के रिगार्डिंग, इंग्रेडिएंट्स के रिगार्डिंग, उनको हम कहीं न कहीं कम कर पाएँ। बाकी फोकस थोड़ा यहाँ पे बायो के ऊपर है, ठीक है? जो लिविंग वाली चीज़ें होती हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पे फोकस हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको इसके रिगार्डिंग जानने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा गांधी जी के पहले सत्याग्रह के बारे में। एक्चुअल में ना देखो, गांधी जी की लाइफ अपने आप में बहुत ही, मैं तो काफ़ी पढ़ा हूँ गांधी जी के बारे में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ आपको देखने को मिलती है। और एक्चुअल में ना इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था, और वो टर्निंग पॉइंट शायद ऐसा माना जाता है कि उसने पूरा हिस्ट्री को ही बदल दिया। एक्चुअल में हो क्या रहा था ना, 1893 की बात है ये। ये ना एक स्टेशन है आपके साउथ अफ्रीका के अंदर, पीटर मैरिट्सबर्ग। यहाँ पर ना गांधी जी फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, पर एक यूरोपियन पैसेंजर आता है। वो बोलते हैं कि यार ये जो फर्स्ट क्लास है ना, यहाँ पर नॉन वाइट्स अलाउड नहीं है, एंड उनको धक्का मारकर वो ट्रेन से नीचे गिरा देते। तो जब गांधी जी को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है ना, उसके बाद वो कहीं न कहीं एंश्योर करते हैं कि यार ये जो रेशियल ऑपरेशन हो रहा है ना, इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है? तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि 131 ईयर्स अगो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया, वो कहीं न कहीं इसी के साथ लिंक किया जाता है। फिर बाद में भी अगर हम बात करें, कुछ कैंपेन्स वगैरह भी इनके द्वारा रन किए गए वहाँ साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग के अंदर। जैसे एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कैंपेन स्टार्ट हुआ 1906 के अंदर, कि एशियंस के अगेंस्ट जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको रोकने के लिए बहुत सारी मास मीटिंग्स इनके द्वारा ऑर्गेनाइज़ करी गई। प्लस एट द सेम टाइम एक इनके द्वारा वॉलक्रुथ सत्याग्रह भी यहाँ पे आप रन किया गया। इसके साथ-साथ साउथ अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन थे। गए तो सिर्फ़ एक केस लड़ने के लिए थे। ऐसा कहा जाता है कि शायद 6 महीने के लिए वो गए थे वहाँ पे। बट ये जो ऑपरेशन उनको देखने को मिलता है ना, तो लगभग 20 से भी ज़्यादा साल वहाँ पे वो स्पेंड करते हैं, एंड बहुत सारी अपनी टेक्निक्स को वहाँ पे टेस्ट करते हैं। फिर वो जो आपका नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, अहिंसा, ये सब चीज़ों को वापस इंडिया में आके भी उनके कैंपेन्स डिफरेंट डिफरेंट उनके रन होते हैं। 1894 के अंदर ही इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है नेटल इंडियन कांग्रेस को, ताकि इंडियन को वोटिंग राइट्स वहाँ पे मिल पाएँ। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म के अगेंस्ट वो यहाँ पे उनको रोकने की कोशिश करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम इंडियंस की सपोर्ट के थ्रू यहाँ पे ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जोहान्सबर्ग के अंदर फाउंड करी जाती है। प्लस एट द सेम टाइम क्रिश्चियंस के साथ ये अक्सर डिबेट्स किया करते थे, जो फोकस ये रहता था कि किस तरह से ना आपस में बातचीत के माध्यम से ये बताया जा पाए कि ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, कोई रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं है, ताकि एक अच्छी इंक्लूसिव स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा पाए। तो साउथ अफ्रीका के अंदर ही इन्होंने इंडियन कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के अंदर, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को और स्प्रेड करने के अंदर, एंड कहीं न कहीं इंडिपेंडेंस मूवमेंट को शेप करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड काफ़ी सारे जो वहाँ के लॉज थे ना, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी थे, उनको ख़त्म करने के अंदर इनका बहुत अच्छा काम रहा है। एंड ये जो लेगेसी थी, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत पॉपुलर हुई, एंड जिस वजह से उनकी फ्रीडम मूवमेंट्स को भी वहाँ पे इंस्पायर किया गया। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे गांधी जी के पहले सत्याग्रह के बारे में जानने चाहिए थे। इसके अलावा सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था येलो रिवर के बारे में, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो, जब हम जाते हैं ना चाइना की तरफ, जैसे ये आप इस पिक्चर में देखना, तो चाइना के अंदर आपको 2 मेजर रिवर्स देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी रिवर तो आपकी यांगत्से रिवर ही है, नो डाउट अबाउट इट, चाइना के अंदर। उसके बाद जो दूसरी आपको रिवर देखने को मिल जाती है, वो है आपको येलो रिवर। येलो रिवर का हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि येलो रिवर ना कई बार न्यूज़ में रहती है, क्योंकि बार-बार इसमें फ्लडिंग हो जाती है,
बार बार इसका जो रास्ता है वो चेंज हो जाता है, इसका जो कोर्स होता है वो चेंज हो जाता है। दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना। इस वजह से थोड़ा ये फ्लड्स आने की वजह से, अपने कोर्सेज में चेंजेस आने की वजह से, जिसका लोकल लोगों के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, तो उस वजह से येलो रिवर काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर। आज का दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा बेन गुरियन कैनाल के बारे में। इसका आप थोड़ी लोकेशन मुझे आप बताओगे कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, फिर अकॉर्डिंगली कल हम इसको भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आज का आपका होमवर्क रहेगा ट्रू एंड फॉल्स के रिगार्डिंग। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आप मुझे ट्रू एंड फॉल्स के अंदर नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। सैटरडे मैंने जो आपको होमवर्क दिया था माउंट कनलाओ के रिगार्डिंग, बिल्कुल ये आपको फिलीपींस के अंदर ही देखने को मिलता है। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इजराइल मेड नहीं, ये आपकी रशियन मेड आपको देखने को मिल जाती है। तीसरा बात करें, ओपेक के अंदर आपका रशिया नहीं आता, रशिया आपका ओपेक प्लस का मेंबर है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। आज के 2 आपके होमवर्क रहेंगे। पहला क्वेश्चन है 2017 का एक पीवाईक्यू है, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड सेकंड आपका 2022 का ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इसके साथ ही अगर बात करूं ये वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ये पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है इसकी सॉइल की रिगार्डिंग। एंड अगर आपको इतना ही पता होता तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल मिल चुका होता कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर बनेगा। और ये सब चीज़ें ना, ये तो आप ज्योग्राफी के बिल्कुल बेसिक आपके एनसीईआरटी में भी ये लाइंस आपको देखने को मिल जाती हैं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी की होनी चाहिए। फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से आप सॉल्व कर ले जाओगे। इसके साथ ही जो दूसरा होमवर्क था उसको एक बार अगर मैं डिस्कस करूं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहली स्टेटमेंट की, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। एक्चुअल में ना आर्टिकल 71(2) के हिसाब से ऐसा लिखा गया है कि अगर हम बात करें, अगर किसी प्रेसिडेंट ऑफ का या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो जो भी एक्ट्स उनके द्वारा किए गए हैं ना, उनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये बात गलत है, ठीक है, मतलब इनवैलिड माना जाएगा, पर यहाँ पे लिखा है कि सारे के सारे, एक्चुअल में आप नोटिस करो यहाँ पे लिखा गया है कि सारे एक्ट्स उनके इनवैलिड हो जाएंगे, पर आर्टिकल 71(2) के हिसाब से इनवैलिड नहीं होंगे। समझ गए इस बात को, ठीक है ना। तो आर्टिकल 71(2) ये बोलता है, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस यहाँ पे चल रहे हैं, उस केस में अगर मान लो कोई असेंबली डिसॉल्व है, तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। ये बात भी अपनी गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया फिर तो पोस्टपोन ही होते रहेंगे, राइट। ऐसा नहीं होता है, इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्टपोन नहीं होते हैं इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स के ऊपर। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि एक टाइम लिमिट दी गई है कि प्रेसिडेंट को कितनी देर के अंदर असेंट देना है। ये बात तो बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यहाँ पे तीनों यहाँ पे आपको गलत देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IAS पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।